नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी रायपुर में शुरू हुए कांग्रेस के महाअधिवेशन की, सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को लगे जोरदार झटके की, बात करेंगे सीएम सोरेन के बड़े बयान की, पंजाब में सीएम और राज्यपाल में छिड़े सियासी घमासान की, साथ ही जानेंगे क्यों दिल्ली एमसीडी में आज भी बीजेपी और आप में छिड़ी रही जंग, मेघालय नागालैंड विधानसभा चुनाव में आज क्या रहा खास, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 1 मार्च से होने वाले बदलावों से आपकी जेब पर पड़ने वाले बोझ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुलाम कहे जाने पर खफा हुए पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, जयराम रमेश को भेजा मानहानि का नोटिस। मेघालय में चुनावी सभा में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले कुछ दल मोदी की जान के पीछे पड़े हैं, हम हर धर्म के लिए काम करते हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी के बीच बड़ी तकरार, केजरीवाल सरकार ने अफसरों को दिया आदेश, एलजी से नहीं लें कोई भी सीधा आदेश, एलजी का आदेश आए तो मंत्रियों को बताएं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 142 अंक गिरकर 59,464 पर हुआ बंद, निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,466 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इस वक्त कांग्रेस के झंडे और बैनरों से पटी पड़ी है। हर तरफ कांग्रेस की धूम नजर आ रही है। आज रायपुर में कांग्रेस का महाअधिवेशन शुरू हो गया, जो 26 फरवरी तक चलेगा। तो आज पहले दिन अधिवेशन में क्या रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। रायपुर का महाअधिवेशन शुरू हो गया है। अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए दोपहर को पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी रायपुर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही अधिवेशन स्थल पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज भी अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। कुल 1500 सदस्यों को न्योता भेजा गया था, जिसमें से ज्यादातर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। 24 से 26 फरवरी तक चलने वाले अधिवेशन में आज सबसे पहले पार्टी की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि CWC के सदस्यों का चुनाव नहीं कराया जाएगा। सभी 23 सदस्यों के चुनाव का अधिकार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया गया है। कांग्रेस में लंबे समय से इस तरह की परंपरा चली आ रही है और रायपुर में भी उसी परंपरा को निभाया गया है। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस के हर महाअधिवेशन में कुछ अहम फैसले हुए हैं, जिसमें हमारा संगठन आगे बढ़ा। कुछ अधिवेशन मील के पत्थर बने। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में जो ऊर्जा भरी और महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर जिस तरह जागरूकता फैलाई है, उस जोश को हमें बनाए रखना है। इसके बाद शाम को सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और विदेशी मामले, कृषि, युवा शिक्षा, रोजगार, सामाजिक कल्याण, सशक्तिकरण के विषयों पर बात हुई। अब 25 फरवरी को महाअधिवेशन के पहले सत्र पर सभी की नजरें होंगी। दोपहर 11:30 बजे सोनिया गांधी महाअधिवेशन को संबोधित करेंगी। सोनिया गांधी के भाषण के बाद राजनीतिक, विदेश और आर्थिक मामलों से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 26 फरवरी को सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी प्रीलिमिनरी सेशन को संबोधित करेंगे। इस दिन कृषि, युवा शिक्षा और रोजगार, सामाजिक न्याय प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 2 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का अंतिम भाषण होगा। बाद में 3 बजे जनसभा होगी, जिसे राहुल गांधी संबोधित करेंगे। राहुल के साथ उस पब्लिक रैली को सोनिया गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी संबोधित करेंगे। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस का यह अधिवेशन कई मायनों में काफी खास है। शायद यही वजह है कि बीजेपी में अभी से हलचल तेज हो गई है। हलचल तो इस वक्त अडानी ग्रुप में मची है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही गौतम अडानी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। दौलतमंदों की लिस्ट में गौतम अडानी लगातार नीचे खिसकते जा रहे हैं और आज अडानी ग्रुप को एक और झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। एक समय दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार होने वाले गौतम अडानी मुश्किल में फंस गए हैं। एक समय दौलतमंदों में नंबर 3 गौतम अडानी अब 3 की जगह 13 में भी नहीं है। 13 क्या, वो 30 में भी नहीं बचे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं। अडानी ग्रुप को लेकर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे निवेशक भी हैरान दिख रहे हैं। ये खुलासे अभी तक विदेशी संस्थानों की ओर से हो रहे हैं और अब भारत में भी अडानी को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आने लगी है। इन रिपोर्ट पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि अडानी हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाई जाए। इस मामले में मीडिया रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग का अडानी ग्रुप के शेयरों पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन कोर्ट ने अडानी ग्रुप को लेकर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो मीडिया कवरेज के लिए वो किसी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं करेंगे। साथ ही अडानी ग्रुप पर उठ रहे सवालों को लेकर जिस कमेटी के गठन का फैसला कोर्ट ने किया था, उसके नामों को भी जल्द ही तय कर दिया जाएगा।
दरअसल सरकार ने कमेटी गठित करने के लिए पहले सरकार से नाम मांगे थे। सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में नाम दिए गए, लेकिन ये मांग की गई कि नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। इस बीच आज भी शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की अधिकांश कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। आज भी कई कंपनियों के शेयर में लोअर सर्किट लगा। अडानी ग्रुप अर्श से फर्श पर आ चुका है और आने वाले वक्त में उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुश्किलों तो सीएम सोरेन ने भी मोदी सरकार की बढ़ा दी हैं। सीएम सोरेन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी तिलमिला गई है। तो क्या कह गए सोरेन, देखते हैं ये रिपोर्ट। अडानी ग्रुप को लग रहे झटकों का असर देश के करोड़ों निवेशकों पर भी दिख रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने अडानी ग्रुप में निवेश नहीं किया है, उन्हें भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि LIC, SBI जैसी तमाम सरकारी कंपनियों ने अडानी ग्रुप में निवेश कर रखा है और अडानी ग्रुप को नुकसान होता है तो इसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा। इसे लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जनता से अपील की है कि अपना पैसा बैंकों में ना रखें, पैसा जमीन में गाड़ दो लेकिन बैंक में मत रखो। हेमंत सोरेन ने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा पैसे का घोटाला मोदी सरकार में हुआ है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पता नहीं कौन सा बैंक कब बंद हो जाए, बैंक वालों का हाथ पांव कांप रहा है। सोरेन ने कहा कि मैंने शुरू से गांव देहात के किसानों और मजदूरों से कहा था कि आप लोग अपना बैंक में पैसा मत रखिए। आजकल बैंकों का कोई भरोसा नहीं है। मैंने लोगों से कहा कि प्लास्टिक में भरकर पैसा जमीन में गाड़ दो, लेकिन बैंक में पैसा मत रखो। आज हालात ऐसे हैं कि बैंक वाले आपका पैसा कब लेकर गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने यही काम किया था। बक्सा के नीचे, कपड़े के अंदर और चावल के बोरे में पैसा रख देते थे। कम से कम जितना रखते थे उतना मिल तो जाता था, आज तो वह भी नहीं मिलता। सोरेन के निशाने पर आई मोदी सरकार अपने बचाव में क्या कहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे पंजाब की भगवंत मान सरकार भी राज्यपाल के निशाने पर आ गई है। अजनाला मामले पर भगवंत मान सरकार पहले ही बैकफुट पर है और अब पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच विवाद भी खुलकर सामने आ गया है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान सरकार की तनातनी फिर सामने आ गई है। राज्यपाल ने आज मान सरकार को एक और झटका दिया है। इस बार राज्यपाल ने हालिया बजट सत्र को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। राज्यपाल ने इस बारे में मुख्यमंत्री भगवंत मान को नियमित पत्र लिखा है। राज्यपाल ने बजट सत्र की मंजूरी देने से पहले मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट ने 21 फरवरी को बैठक कर 3 मार्च से 24 मार्च तक बजट सत्र बुलाने की सिफारिश की थी और इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा था कि वो पहले मुख्यमंत्री के अपमानजनक ट्वीट और 14 फरवरी को लिखे पत्र पर कानूनी सलाह लेंगे और उसके बाद बजट सत्र बुलाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्यपाल ने 13 फरवरी को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सिंगापुर भेजे गए प्रधान अध्यापकों के चुनाव और खर्च, दलित बच्चों की छात्रवृत्ति को लेकर जानकारी मांगी थी। पंजाब सरकार आरोप लगा रही है कि राज्यपाल अवैध रूप से बीजेपी के इशारे पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। उधर राज्यपाल का कहना है कि पंजाब सरकार से जवाब मांगना उनका संवैधानिक अधिकार है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सिंगापुर भेजे गए प्रधान अध्यापकों के चयन को लेकर जब सीएम भगवंत मान से जानकारी मांगी तो उन्होंने लिखा था कि पत्र में लिखे गए प्रश्न राज्य सरकार के विषय के हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मैं करोड़ों पंजाबियों के प्रति जवाबदेह हूं। पंजाब के लोग भी आपसे पूछना चाहते हैं कि विभिन्न राज्यों के राज्यपालों का चुनाव केंद्र सरकार किस आधार पर करती है। कृपया ये बताकर पंजाबियों का ज्ञान बढ़ाएं। इसके बाद से ही आप सरकार और राज्यपाल के बीच ज्यादा तल्खी देखने को मिल रही है। राज्यपाल के साथ मचे सियासी घमासान का क्या अंजाम होगा, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। इधर दिल्ली में भी सियासी घमासान मचा है। बीजेपी और आप के बीच छिड़ी इस जंग में आम जनता का नुकसान हो रहा है। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 242 पार्षदों ने मतदान किया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनाव में इस बार जमकर हंगामा चल रहा है। पहले मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करने में 4 बार निगम की बैठक बुलानी पड़ी। 6 जनवरी को पहली सदन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मेयर का चुनाव हो पाया 22 फरवरी को। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को लेकर ना तो 22 फरवरी को वोटिंग हो पाई और ना ही 23 को, जबकि मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एक ही दिन चुने जाते हैं। आज एक बार फिर स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग हुई। 250 पार्षदों में से 242 ने वोट डाले। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। वोटिंग पूरी होने के साथ ही आपकी ओर से दावा कर दिया गया कि उसे
138 वोट मिले हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी के 5 पार्षदों ने आपके पक्ष में वोटिंग की है, लेकिन बीजेपी ने इस तरह के किसी भी दावे को खारिज कर दिया है। इस बीच स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है। बीजेपी की ओर से दायर याचिका में चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि एमसीडी के 250 सदस्य हैं, जबकि सिर्फ 245 बैलेट ही उपलब्ध कराए गए। इस बीच काउंटिंग के दौरान अलग ही हंगामा मचा रहा। मामला एक वोट को लेकर फंस गया। मेयर शेली ओब्रॉय ने एक पार्षद का वोट खारिज करने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी ओर सेक्रेटरी ऑफिस ये मानने को तैयार नहीं है कि वोट इनवैलिड है, जिसके बाद सदन में एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी का आरोप है कि मेयर पर पास वोट को रद्द करने का अधिकार नहीं होता है, फिर मेयर किस अधिकार से वोट रद्द करने का ऐलान कर रही है, जिसके बाद परिणाम की घोषणा टाल दी गई और रिकाउंटिंग के आदेश दे दिए गए। दिल्ली की ये सियासी जंग लंबी चलने वाली है, लेकिन मेघालय और नागालैंड की चुनावी जंग अपने अंतिम पड़ाव पर है। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान कुछ घंटों में समाप्त हो जाएगा। 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव के अंतिम दौर में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज पीएम मोदी ने भी मेघालय और नागालैंड में चुनावी रैलियां की। तो किस राज्य में कितनी सीट पर है चुनाव और कितने उम्मीदवार हैं मैदान में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेघालय और नागालैंड में चुनाव प्रचार 25 फरवरी की शाम को समाप्त हो जाएगा। मेघालय की सभी 60 सीटों और नागालैंड की 60 में से 59 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग कराई जाएगी। नागालैंड की अकुलोतो विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुका है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ स्थानीय नेताओं ने जमकर पसीना बहाया। कल गुरुवार को राहुल गांधी मेघालय प्रचार के लिए पहुंचे थे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी दोनों राज्यों में प्रचार के लिए पहुंचे। तो आज बीजेपी के लिए पीएम मोदी ने वोट मांगे। नागालैंड की 60 सीटों की बात की जाए तो यहाँ सत्तारूढ़ एनडीपीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 20 सीटों पर, कांग्रेस 23 सीटों पर, जबकि एनपीएफ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एलजेपी रामविलास 15 सीटों पर, एनपीपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 12-12 सीटों पर और सीपीएम 9 सीटों पर, जेडीयू 7 सीटों पर, आरजेडी 3 और सीपीआई एवं राइजिंग पीपल्स पार्टी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 59 सीटों के लिए कुल 183 उम्मीदवार हैं। एक सीट पहले ही बीजेपी के खाते में जा चुकी है। दूसरी ओर मेघालय की 60 सीटों के लिए 375 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ नेशनल पार्टी 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 47 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि वीपीपी के 18 और एचएसडीपी के 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में दोनों ही राज्यों में रोचक मुकाबले के आसार हैं। कांग्रेस को इस बार मेघालय में सबसे ज्यादा उम्मीद दिख रही है और इसलिए अंतिम समय पर पार्टी सांसद की रैलियां भी कराई गई। 2018 में कांग्रेस ने राज्य में सबसे ज्यादा 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने एनपीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 मार्च से होने वाले बदलावों की। हर महीने सरकार नियमों में बदलाव करती है। ये वो बदलाव होते हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। कभी लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता है तो कभी राहत मिलती है। और हर बार की तरह मार्च के महीने में भी जनता को कई तरह के बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। तो केंद्र सरकार बैंक से लेकर सोशल मीडिया में क्या क्या बदलाव करने जा रही है, देखते हैं ये रिपोर्ट। नया महीना शुरू होने जा रहा है और हर महीने की तरह इस बार भी देश की जनता को खुशखबरी का इंतजार है, लेकिन लोगों को खुशी मिलने की बजाय मायूसी मिलेगी, क्योंकि अगले महीने से कुछ नियम जरूर बदलने वाले हैं, जिससे आपकी जेब को तगड़ा झटका लग सकता है। मार्च में बैंक लोन महंगा कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नए फीचर्स नजर आ सकते हैं। ट्रेन के टाइम टेबल में भी बदलाव हो सकता है। इन परिवर्तनों का सीधा असर आमजन पर पड़ेगा। दरअसल हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में वृद्धि की है, जिसके बाद कई बैंकों ने MCLR दरों में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद लोन पर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं और EMI का बोझ जनता को परेशान कर सकता है। कई बैंकों द्वारा निर्धारित की गई नई दरें 1 मार्च से लागू होने वाली हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार ने 3 शिकायतें अपीलीय समिति बनाने की घोषणा कर दी है, जिससे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लगाम लगाई जाएगी। 1 मार्च से ये नियम लागू होने वाला है। इन समितियों के जरिए यूजर्स की शिकायतों को मात्र 30 दिनों में निपटाया जाएगा। धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट पर नया नियम लागू होगा, जिसके तहत यूजर्स पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं नए नियम से ट्रेनों के समय में भी बदलाव देखने को मिलेगा। गर्मी के कारण रेलवे ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव कर सकता है। मार्च में नया शेड्यूल जारी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मार्च से 10,000 पैसेंजर ट्रेन और 5,000 मालगाड़ियों का समय बदला जाएगा। इसी के साथ ही अगले महीने घरेलू गैस सिलेंडरों के भाव में गिरावट का अंदाजा लगाया जा रहा है। अब गिरावट का तो केवल अनुमान है, देखना होगा कि क्या सरकार
सरकार लोगों को राहत देती है या नहीं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।